Assalamualaikum dear students. Today we are going to start थर्ड चैप्टर. इनफैक्ट ये सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है क्योंकि सीक्वेंसेस और सीरीज़ ये एक ही चैप्टर माना जाता है. तो लेट्स स्टार्ट सीरीज़. अच्छा, मैंने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा इन्फिनिट सीरीज़. तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सीरीज़ हम इसको कहेंगे या इन्फिनिट सीरीज़ कहेंगे. देखिए, सीरीज़ की डेफिनेशन है कि जी सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस. सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस यानी कि अगर ये हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन, अगर ये सीक्वेंस है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे n जो है आपका जो है नेचुरल नंबर है. तो सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट. यानी कि सीक्वेंस आपका 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, 3 से भी एंड सो ऑन. यानी कि डोमेन उसकी नेचुरल नंबर है या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है, वाट एवर. मतलब बास का आप सीक्वेंस आप 1/n-1 लिख लेते हैं तो आप यहाँ पे 1 तो नहीं डालेंगे क्योंकि 1/0, तो आपको 2 से स्टार्ट लेना पड़ेगा. इसी तरह से यू मे हैव अ सीक्वेंस 1/n-1 इंटू n-2, फिर आपको 3 से स्टार्ट लेना पड़ेगा, राइट. तो ये मतलब सीक्वेंस जो आप फंक्शन है, जो फंक्शन जब देते हैं तो वो फंक्शन जो है सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर जो है वो डिफ़ाइन होना चाहिए, तब उसको आप सीक्वेंस बनाते थे. तो इसलिए हमने जनरली ये डेफिनेशन दी थी कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये है, राइट. अब ये सीरीज़ क्या है? ये जो सीक्वेंस को ऐसे लिख सकते हैं यानी कि ये इसकी बेसिकली a1 फर्स्ट टर्म है, फिर आप ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड सो ऑन, फिर आपकी nth टर्म है, फिर सो ऑन लाइक दिस. ये सीक्वेंस ये शार्टली यू भी लिख सकते हैं. अब हमने कहा कि सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज, इज कॉल्ड अ सीरीज. यानी कि इनको यूँ लिख लेते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an प्लस सो ऑन. ये बन गया. तो इसको अगर शॉर्टली लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं सुमेशन a k वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, राइट. k1 डालेंगे तो a1 आ जाएगा, सुमेशन प्लस हो गया, k2 डालेंगे तो a2 एंड सो फोर्थ, राइट. तो इसका मतलब जो हमारी जो सीरीज़ है बेसिकली वो क्या है? सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस. अब सीक्वेंस जो है उसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स तो ख़त्म नहीं होंगे, अनबाउंडेड अबव है. लिहाजा नेचुरल नंबर आते जाएंगे और सीक्वेंस की टर्म्स आती जाएंगी. बेशक कांस्टेंट सीक्वेंस ले लें, बेशक कांस्टेंट सीक्वेंस ले लें, तो फर्स्ट टर्म भी वही है, सेकेंड भी वही है, थर्ड भी वही है एंड सो ऑन, nth टर्म भी वही नंबर है एंड सो ऑन चलते जाएगा. तो इसका मतलब चूँकि डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनबाउंडेड अबव है तो उसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स भी आती जाएंगी. अब उन तमाम टर्म को जब ऐड करेंगे तो वो सीरीज होगी. तो नेचुरल नंबर सीक्वेंस द फंक्शन उस डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन्फिनिट है तो उसके करस्पॉन्ड इन्फिनिट टर्म्स हैं, लिहाजा उनका सम जो है वो एक इन्फिनिट सीरीज है. लिहाजा सीरीज के लिए ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करेंगे फाइनाइट सीरीज. जब भी हम लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं इन्फिनिट सीरीज. तो पहले मैं इसके ऊपर एम्फोसाइज करना चाहता था कि जो वर्ड लिखते हैं हम लिखते हैं इन्फिनिट सीरीज. इन्फिनिट इसलिए कि जो सीक्वेंस जो है उसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, वो एक फंक्शन है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो आपको पता है इन्फिनिट है, और उनके करस्पॉन्ड टर्म्स भी इन्फिनिट होंगी. तो जब उनको सम करेंगे तो ये एक इन्फिनिट सम है. दैट्स वाई इन्फिनिट सीरीज. द फर्स्ट थिंग इज क्लियर दैट दिस इज सीरीज के लिए आप फाइनाइट सीरीज का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, इट्स इन्फिनिट सीरीज. फाइनाइट सम हो सकता है जिसको आप सम्स कहते हैं जी. पहली 2 टर्म का सम, पहली 3 टर्म का सम, पहली 4 टर्म का सम, यानी कि इसको आप कह सकते हैं
पार्शियल सम्स। आप पार्शली सम कर रहे हैं, पहले एक टर्म ले ली, फिर दो टर्म को ऐड कर लिया, फिर तीन टर्म को, फिर 15 टर्म्स को ऐड कर लिया, फिर 16 टर्म्स को, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है। बेशक अब 100 टर्म्स को भी ऐड कर लें तो ये आपका एक फाइनाइट सम है। तो ये जो सम्स हैं आप इसको कह सकते हैं इन ये अगर चलते जाएंगे आप टू सो ऑन, तो आप कह सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस बन रहा है जो कि पार्शियल सम्स का सीक्वेंस है। कि पहले अब चले इसकी बात करते हैं, अभी मैं थोड़ा सा आगे चला गया। तो अब सेकंड क्वेश्चन इज, पहला तो ये मेरा क्लियर हो गया कि क्या इसको फाइनाइट सीरीज कह सकते हैं? नो, दिस इज इन्फिनिट सीरीज, राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी। अब आप देखिए कि सीरीज में हमारी दिलचस्पी क्या है, हमें क्या करना है, हम इसमें हमारा इंटरेस्ट क्या है। कुछ नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या दिलचस्पी है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट यही है कि आप ये बता दें कि ये जो नंबर हैं क्या आप इनको ऐड कर सकते हैं, क्या इनका सम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सिंपली बियॉन्ड एनी मैथमेटिक्स, यानी कि आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, एक ख़ास तरतीब में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या आप इन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो अगर तो आप ऐड कर सकते हैं, उनका कोई आंसर निकाल सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है। सीरीज़ क्या है? कन्वर्जेंट। यानी कि सीरीज़ में जो कन्वर्जेंस की बात करते हैं, इट्स नथिंग बट सिंपली इफ़ यू कैन असाइन अ नंबर टू दिस सम, मीन्स कि अगर आप सम निकाल सकते हैं, इफ़ यू कैन असाइन सम नंबर एल टू दिस सम, यानी कि मैं कहूँ जी इसका आंसर आ गया, सुमेशन ए के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ले जी इसका आंसर कोई नंबर एल आ गया, यानी कि ये जो सम है ये एल आ गया। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर आप इसका सम नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो हम कहेंगे ये सीरीज डाइवर्जेंट है। क्योंकि देखिए जी दो ही बातें हैं, या तो आप सम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। और अगर आप सम निकाल सकते हैं तो इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर आप सम नहीं निकाल सकते तो सीरीज डाइवर्जेंट है। तो ये जितने भी हम सीरीज के अंदर टेस्ट पढ़ते हैं, वो टेस्ट आपको देखें ये जादू है। ये क्या है? जादू है। आप टेस्ट आपको बता देता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये है कि टेस्ट ने आपको ये बता दिया है कि भाई इस सीरीज का सम निकल सकता है, गो अहेड जाइए निकालिए, फिर लगे रहें, आप निकालें, सम निकल आएगा कभी ना कभी आपसे। अब ऑन द अदर हैंड अगर हमारा कोई टेस्ट हमें ये कहता है कि सीरीज डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब अब आपको ये डोंकी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। भाई इसका सम नहीं निकल सकता, ज़रूरत नहीं है आपको काम करने की। तो इसलिए ये जो टेस्ट हम पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन ये है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है इस चैप्टर में। इसमें हमारा इंटरेस्ट ये है कि सीरीज़ की कन्वर्जेंस मीन्स कि क्या जो सम ऑफ नंबर्स आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अगर हमारा टेस्ट कहता है कन्वर्जेंट है सीरीज, इसका मतलब वी कैन फाइंड अ सम, उनका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो उसका मतलब हम सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लिहाजा इस चैप्टर में हमारा फोकस ये है, जितने भी हम टेस्ट पढ़ेंगे उन टेस्ट की हेल्प से हम आपको ये बता सकते हैं कि भाई ये सीरीज कन्वर्जेंट है या ये सीरीज डाइवर्जेंट है। और याद रखिए दो ही बातें हैं, या सीरीज कन्वर्जेंट है या सीरीज डाइवर्जेंट है। इसका मतलब जो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी वो डाइवर्जेंट होगी। हम एम्फेसाइज करें, तीसरा रास्ता नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट भी ना हो और कोई सीरीज डाइवर्जेंट भी ना हो, या कोई ऐसी सीरीज हो जो कन्वर्जेंट भी हो डाइवर्जेंट भी हो। नो, दिस इज नॉट द केस, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वी वांट टू एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट, either our series is convergent or it is divergent. Means if you can find a sum, अगर आप sum कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर वो convergent है, and conversely if it is convergent then you can find a sum. And if you cannot find a sum, it is divergent, and conversely if it is divergent you can never find a sum. Right?
तो हो सकता है अगर आप ये एक तरीके से सम कैलकुलेट ना कर सके, तो आप एक तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप नहीं कह सकते कि डाइवर्जेंट है। आपको किसी ना किसी टेस्ट की रेफरेंस से बताना पड़ेगा। हो सकता है जो आप तरीका लगा रहे हैं उससे ना निकल रहा हो, लेकिन कोई और तरीका मौजूद हो जिससे उसका सम निकाला जा सकता है। तो दैट्स वाई इस लिहाज से इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें हमारा जो स्टडी का जो हम फोकस है, हम क्या फोकस करना चाहते हैं। आज इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का सीरीज़ का, तो याद रखिए इसमें हमारा फोकस जो है यही है कि क्या ये जो सम है, सम ऑफ नंबर्स जो कि सीक्वेंस की टर्म्स हैं, उनको सम करके क्या आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो जब हमारा टेस्ट कोई कह देता है कि ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये सम पॉसिबल है, और जब हमारा ये टेस्ट कहता है ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये सम पॉसिबल नहीं है। तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी बात है कि आप बगैर सम निकाले, बगैर उसको देखे, बगैर किसी एफर्ट के पहले ये बता दें कि दिस इज डाइवर्जेंट, यू कैन नॉट फाइंड दिस सम। आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी बात है। इसलिए जितने भी हम टेस्ट पढ़ रहे हैं वो वर्थवाइल हैं और वो हमें बताते हैं कि हमें सम कैलकुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये सीरीज़ हो गया, उसका तारफ़ हो गया, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो हम सीरीज़ को भी सीक्वेंस बना देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को पढ़ लिया है और हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को बेहतर तरीके से जानते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने ये बड़ा ज़ोर लगाया कि आप सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को समझ लें और आप ये भी समझ लें कि रियल के अंदर किस सीक्वेंस कौन कौन से कन्वर्जेंट हैं, ठीक है, और डाइवर्जेंट के लिए क्या क्राइटेरियन है, कन्वर्जेंस के लिए क्या है, काशी क्राइटेरियन क्या है, मोनोटोन बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है। तो ये सारी बातें जो कि सीक्वेंस की हमें पता है, तो अब हम सीरीज़ को कन्वर्ट करते हैं सीक्वेंस के ऊपर। कैसे, देखिए आप ये आपकी सीरीज़ है, समेशन ए के फ्रॉम 1 to n, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन। ये सीरीज चल रही है। मैं ये करूँगा कि मैं S1 जो है S1 A1 ले लेता हूँ, जस्ट पहली टर्म, ठीक है, और S2 टू टर्म्स A1 प्लस A2, राइट, पहले दो टर्म्स को ऐड कर लिया। फिर S3 A1 प्लस A2 प्लस A3, पहले तीन टर्म्स को ऐड कर लिया। S4 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। Sn पहले n टर्म्स को ऐड कर लिया, A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन प्लस An। अब बताइए क्या हमारी टर्म्स खत्म हो गई हैं? नो 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 नो, हमारी टर्म्स तो An से भी आगे जा रही हैं, तो लिहाजा ये Sn प्लस 1 भी होगा एंड सो ऑन, ये भी चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, राइट, ये भी चलता जा रहा है। तो अगर आप गौर करें तो आपने ये एक सीक्वेंस बना लिया, ये सीक्वेंस बन गया है। सीक्वेंस की पहली टर्म S1 S2 so on Sn। look at here, ये मैंने सीक्वेंस बनाया और ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, यानी कि पहले A1, फिर दो टर्म्स को ऐड कर लिया, पार्शियली ऐड करना शुरू कर दिया, फिर तीन टर्म्स को ऐड कर लिया, फिर चार टर्म्स को, सो ऑन n टर्म्स को। चूंकि हमारी टर्म्स तो अभी भी हैं तो करते जाएं। ये सीक्वेंस हमने बना लिया Sn एंड सो ऑन, राइट। तो आप देखिए आपने अपनी सीरीज को कन्वर्ट कर दिया एक सीक्वेंस पे। अब जब इस Sn की जब लिमिट निकालेंगे, जरा इस पे गौर कीजिए। जब आपको सीक्वेंस बन गया, ये सीक्वेंस Sn बन गया, अगर आप इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
Sn और ये आंसर L आ जाता है। तो गौर कीजिए, ये L जो है वो सीरीज का सम मान जाता है, क्योंकि Sn की तरह यहाँ पे वैल्यू डालें। Sn की वैल्यू क्या थी? S1 की वैल्यू थी A1, S2 की वैल्यू थी A1 प्लस A2। इसको लिख सकते हैं सुमेशन AK K varies from 1 to 2। दो ही टर्म्स हैं, यू कैन राइट लाइक दिस। S3 A1 प्लस A2 प्लस A3 इस सुमेशन AK K varies from 1 to 3। और Sn क्या था? सिमिलरली चलते जाएं तो Sn क्या होगा? सुमेशन AK K varies from 1 to n। दिस वाज द Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो यहाँ पे आप Sn डाल दीजिए, तो ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुमेशन AK K varies from 1 to n इज इक्वल टू L। और अब इन्फिनिटी यहाँ डाल दें, जब इन्फिनिटी डालेंगे तो K 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई सुमेशन K varies from 1 to infinity AK is equal to L। अब देखिए, क्या लेफ्ट साइड पे पूरी सीरीज नहीं आ रही? इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी लिमिट L आ जाती है तो वो L बेसिकली सीरीज का सब आ जाता है, सीरीज का। सो नाउ यू हैव अ डेफिनेशन। अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। और एक और बात, जो इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट आएगी वही सीरीज का सम होगा। देखिए, वही सीरीज का सम होगा। दोबारा देख लीजिए इस बात को, ठीक है? ये देखिए, आपने Sn बना लिया, S1 A1, S2 A1 प्लस A2 K varies from 1 to 2, S3 A1 प्लस A2 प्लस A3 K varies from 1 to 3 AK, और Sn K varies from 1 to। तो जब आप लिमिट निकालेंगे इस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, अगर ये L आ जाता है, इसका अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो आपका चल रहा है उसकी लिमिट L आ जाती है तो ये कन्वर्जेंट है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली आपने सीरीज का सम निकाल लिया। सीरीज का Sn की वैल्यू डाल दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हाट इज Sn? सुमेशन AK K varies from 1 to n, ये था, इज इक्वल टू L। अब n की लिमिट भी डाल दीजिए, यहाँ n की जगह इंफिनिटी कर दें, और यू कैन से सुमेशन AK K varies from 1 to infinity is equal to L, राइट? अब देखिए कि अगर ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपने बनाई है, जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपने बनाई है, अगर उसकी जो लिमिट है अगर L आ जाती है तो इसका मतलब वही L जो है वो सीरीज का सम होता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव अ डेफिनेशन नाउ कि a series is convergent if and only if its sequence of partial sums is convergent। इसका मतलब है कि अगर sequence of partial sum convergent है तो series convergent है, और अगर ये divergent है तो series divergent है, right? Now the convergence of a series is in fact depending upon the convergence of sequence of partial sums। So now you have a definition, we can write convergence of a series let Sn with a partial sequence of be a sequence of partial sums of a series summation AK K varies from 1 to infinity
वो मैंने सिखा दिया कैसे। ये कोई सीरीज है समेशन ए के विल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, आप इसकी कन्वर्जेंस की बात करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा क्या करें, आप उसका एसएन जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बना लें, ठीक है। देन द सीरीज summation a k will from 1 to infinity is convergent if and only if Sn is convergent। पहली बात अगर Sn कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। इफ एंड ओनली इफ है, दूसरी बात भी होगी, अगर Sn डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। और अगर सीरीज कन्वर्जेंट है उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, और अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम दोनों साइड से वो कन्वर्जेंट तो वो है, वो नहीं है तो वो भी नहीं है, राइट। एंड सेम एज फार एज डाइवर्जेंट। नाउ इफ, अब चूंकि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट होगी। सो इफ लिमिट k टेंड्स टू n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn is equal to L, then summation k varies from 1 to infinity a k must be equal to L। अगर उसकी लिमिट L है तो इन दिस केस सीरीज का सम भी L होगा। ले जी, अभी हमने अपनी डेफिनेशन कंप्लीट कर ली कि क्या करेंगे। सबसे पहले सीरीज क्या है, इन्फिनिट सीरीज होती है, और ये सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस होती है। चूँकि सीक्वेंस की टर्म इन्फिनिट है, लिहाजा सीरीज का सम जो है ये इन्फिनिट सम है, दैट्स वाई इन्फिनिट सीरीज। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, आपका इंटरेस्ट क्या है, हम देखना चाहते हैं कि ये नंबर्स जो हैं सीरीज़ की टर्म्स का जो सम बनता है, क्या ये सम जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते। अगर फाइंड कर सकते हैं तो कन्वर्जेंट है, अगर फाइंड नहीं कर सकते तो डाइवर्जेंट है। इसका मतलब इस चैप्टर में जितने भी हम जो टेस्ट पढ़ेंगे वो सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में बताएंगे कि वेदर द सीरीज इज समेबल और नॉट, राइट, वेदर यू कैन फाइंड अ सम ऑफ दीज नंबर्स और नॉट। और उसके बाद हमने क्या किया, इसका अंदर कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंस में सम निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो कन्वर्जेंस के लिए हमने ख़ास अंदाज से, यही तरीका है, ये भी आम सा तरीका है। आप देखिए, आपके पास नंबर है, पहले आप एक नंबर को इधर कर लिया, फिर दो को ऐड कर लिया, फिर तीसरे को उसमें डाल दिया, फिर चौथे को डाल दिया। तो वी आर डूइंग द सेम। पहले एक नंबर ले लिया, फिर दो को ऐड कर लिया, फिर तीन को ऐड कर लिया, सो और सो फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप आप ऐड कर रहे हैं। अब आप इस तरह से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना लेते हैं, और फिर आपने डेफिनेशन दी कि अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो हमारी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। चलिए अभी एक दो जो सीरीज के ऊपर काम करते हैं। ओके जी, एक दो सीरीज जो है, एक सीरीज है टेलीस्कोपिंग सीरीज। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, टेलीस्कोपिंग सीरीज। ये इस किस्म की होगी कि समेशन ए के प्लस 1 माइनस ए के, लेट से इस किस्म की है। इसमें जब खोलेंगे तो टर्म्स कैंसिल होती जाती हैं, टर्म्स जो है वो कैंसिल होती जाती हैं। आप देखें, अगर फर्स्ट के विल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो आप इसको खोलेंगे तो ये आएगा जी, इसमें डालें k1, तो ये a2 माइनस a1 प्लस, फिर आप देखें जब इसमें 2 डालेंगे तो ये a3 माइनस a2, ये देखें a2 से कैंसल, राइट। फिर आप आगे चलते जाएं, राइट, प्लस अब a4 माइनस a3, ये a3 जो है, तो टेलीस्कोपिंग इसलिए कहते हैं कि यू नीड टू सी दिस। अगर आप देखेंगे तो बीच वाली टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी। तो इसका सीक्वेंस अब जब पार्शियल सम बनाएंगे तो Sn में बीच वाली सारी टर्म्स कट जाएंगी।
चलिए एक एग्जांपल से काम करते हैं। ओके, अगर आप ये वाली सीरीज ले लेते हैं, सुमेशन 1/n इंटू n प्लस 1 n फिर 1 टू इन्फिनिटी, तो देखिए हम साबित इसका सम निकाल सकते हैं बियॉन्ड एनी टेस्ट। अभी हम जस्ट डेफिनेशन लगाएंगे, अभी हमें किसी टेस्ट का नहीं पता, कोई भी टेस्ट हमें लगाना नहीं आता, तो हम सिंपली इसकी डेफिनेशन लगाएंगे। इसको आप यूँ लिख सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि 1/n इंटू n प्लस 1 को आप FSE लेवल पे आप करते थे, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं कि 1/n और 1/n प्लस 1, तो n प्लस 1 और माइनस करते तो बात बन जाएगी। लोग n प्लस 1 माइनस n, वो n कट जाएगा तो यही रह जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 1/n माइनस 1/n प्लस 1 एंड n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब इसकी आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालिए। व्हाट इज योर S1? फर्स्ट टर्म, दिस इज 1 माइनस 1/2। व्हाट इज योर S2? S2 is 1 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/3. S2 the sum of two terms. S1 1 जब डालेंगे तो 1 minus 1/2, ये फर्स्ट टर्म आ गई। जब N2 डालेंगे तो 1/2 minus 1/3, ये दूसरी टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स। तो आप गौर कीजिए, दीज आर कैंसल्ड, यानी कि 1 minus 1/2 1/3 रह गया। S2 में 1 minus 1/3 रह गया। तो S3 में देखिए, पहली टर्म 1 minus 1/2 प्लस नेक्स्ट टर्म 1/2 minus 1/3 प्लस नेक्स्ट टर्म 1/3 minus 1/4, and if you see closely these are cancelled, तो ये 1 minus 1/4 बच गया। क्या बचा जी? 1 minus 1/4, ये बचा था 1 minus 1/3। तो S2 के लिए बच रहा है 1 minus 1/3, S3 के लिए बच रहा है 1 minus 1/4 एंड सो ऑन। इफ यू जनरलाइज, अगर आप इसको जनरलाइज करेंगे तो आप देखेंगे जब Sn लिखेंगे तो Sn बचेगा 1 minus 1/n प्लस 1, ये बचेगा। बाकी सारे बीच वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो आपकी nth टर्म थी 1/n माइनस 1/n प्लस 1, तो पीछे वाली कैंसिल होती जा रही हैं, तो लास्ट बचती जा रही है। तो जैसे आप देखिए S2 1 minus 1/3, S1 1 minus 1/2, इसमें एक ऐड हो रहा है यहाँ पे, और 1 माइनस, बीच वाली कैंसिल हो रही है। 1 minus 1/3, S3 1 minus 1/4, 3 के लिए 4, 2 के लिए 3, 1 के लिए 2, n के लिए n प्लस 1। दिस, अब आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn basically is equal to limit n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 तो ऐसे रह जाएगा, तो 1 माइनस 1/n प्लस 1, और ये लिमिट आपको पता है, दिस लिमिट टेंड्स टू 0, क्योंकि सम इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी 1/infinity 0, दिस इज 0, सो आंसर इज 1। इसका मतलब ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, लिहाजा ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, और इस सीरीज का सम क्या है? 1 होगा, राइट। अब एक दफ़ा मैं कंप्लीटली आपको प्रोसेस बता दूं। दिस शोज दैट Sn, the sequence of partial sums of the series summation 1/n into n plus 1, n is from 1 to infinity, is convergent and converging to 1. Look at this. आपने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट निकाली, 1 आ गई। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो Sn जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो सीरीज का कन्वर्जेंट है
और कन्वर्जिंग टू वन इसका मतलब ये सीरीज, हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड इट्स सम इज वन, हेंस बाय डेफिनेशन, hence by definition of the convergence of a series, summation 1 over n into n plus 1 is convergent and क्या मतलब, जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट है वही सीरीज का सम है, वही सीरीज का सम है। इसका मतलब क्या होगा, कन्वर्जेंट एंड सुमेशन 1 over n into n plus 1 and is from 1 to infinity is equal to 1, yeah, or you can say 1 by 1 2 plus 1 by 2 3 plus 1 by 3 4, जब 1 डालेंगे 1 2 आएगा ना जी, प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1। देखिए वैसे अगर आपसे कह देते कि भाई इसका सम निकालिए, शायद आपसे मुश्किल होता है, लेकिन हमने एक तरीकाकार बनाया है। एक हमने बताया है कि जनाब इससे आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना सकते हैं, फिर हमने ये भी प्रूव किया कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की जो लिमिट होती है वही सीरीज का सम होती है। तो सेम वी हैव डन विद दिस सीरीज, और हमने क्या किया, हमने उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाया, एक S1 कैलकुलेट किया, फिर S2, फिर S3 एंड सो फोर्थ, फिर Sn कैलकुलेट किया जनरलाइज करते हुए, फिर उसकी लिमिट निकाली तो लिमिट 1 आ गई। तो हमने कहा चूँकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है इसलिए सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, और चूँकि वो उसकी लिमिट भी आ रही है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की 1 आई है, इसका मतलब यही 1 जो है सीरीज का सम है। मेरा ख्याल है कि अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से, एग्जांपल से यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, और अगर नहीं समझ आएगी तो फिर दोबारा से सुनिए शुरू से कि हमने सीरीज़ के बारे में क्या बताया। 3 बातें वंस अगेन, सीरीज़ क्या है, हमेशा इन्फिनिट सीरीज़ होती है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ नंबर्स है, फिर दिलचस्पी क्या है इसमें, इंटरेस्ट क्या है, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस यहाँ पे कन्वर्जेंस का मतलब है क्या सम निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। अगर सम निकल सकता है तो हम सीरीज़ को कन्वर्जेंट कह देंगे, और अगर सम नहीं निकल सकता हम सीरीज़ को डाइवर्जेंट कह देंगे, ठीक है। और आप इस चैप्टर में आगे जितने भी टेस्टिंग होगी, जितने भी टेस्ट बनाएंगे, रेशो टेस्ट बनाएंगे, रूट टेस्ट बनाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट बनाएंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, nth टर्म टेस्ट, ठीक है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, और भी बेशुमार टेस्ट है, लेकिन हम ख़ास बात करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी टेस्ट हैं अब आपको बताएंगे कि भाई अगर इस किस्म की सीरीज़ है और ये वाली कोई ऐसी शर्त आ जाती है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, अगर इस किस्म की सीरीज़ है और ये वाली कोई कंडीशन बन जाती है तो सीरीज़ डिवर्जेंट है। तो इस लिहाज से अब आपको इन टेस्ट की भी वर्थ का पता चलेगा कि ये जो टेस्ट है ये आम नहीं है, ये बड़े ख़ास हैं और ये बड़ी बात है। आप क्रेडिट दीजिए उसको टेस्ट बनाने वाले को कि जिसने टेस्ट बनाया और आपको पहले से ही बता दिया तो भाई ये नंबर ऐड नहीं हो सकते, ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। तो इस वजह से जहाँ भी आप सीरीज़ की बात करेंगे तो उसके लिए हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, और टेस्ट हमें पहले से ही बता देगा कि वेदर यू कैन ऐड दीज नंबर्स और नॉट, ठीक है जी। सो थोड़ा सा हम इसका पहला थ्योरम पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरम इज़, उसको हम ये कहते हैं जी nth टर्म टेस्ट भी कहते हैं। द फर्स्ट थ्योरम इज़ nth टर्म टेस्ट थ्योरम, इसका नाम ये भी है nth टर्म टेस्ट। अब ये बहुत सिंपल है, ये पहला थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, इफ summation a k varies from 1 to infinity is convergent, then limit k tends to infinity a k is equal to 0. Then the first test is very interesting.
कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी ये जो के है ए के टर्म, उसकी लिमिट निकालेंगे तो जीरो आएगी। हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट की नहीं बात कर रहे, डोंट बी कंफ्यूज्ड, जरा गौर से देखिए। अगर कोई सीरीज ये वाली, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके nth टर्म की लिमिट क्या होगी, जीरो होगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी कि ये देखिए 1/n इंटू n प्लस 1 सुमेशन, ये 1 था, ये कन्वर्जेंट थी, तो इसकी जब लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n इंटू n प्लस 1, ये जीरो होगी। तो यह नजर भी आ रहा है 1/infinity 0, यस इट इज ट्रू, ये टेस्ट ये कह रहा है। लेकिन याद रहे कि हमने इफ एंड ओनली इफ नहीं कहा। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी की लिमिट जीरो आ जाए तो वो सीरीज कन्वर्जेंट भी होगी, हमने ये नहीं कहा। अभी हम इधर से चल रहे हैं, हम 7 एग्जाम्पल देंगे भाई कन्वर्स ट्रू नहीं है। ऐसी बहुत सी सीरीज हो सकती हैं जिनकी लिमिट तो ज़ीरो है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है। जैसे आपको पता है, आप 1/k की सीरीज़ ये सारे जानते हैं, FSC में पढ़ा था, सुमेशन 1/n n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगर यही हम सीरीज़ ले लें 1/n की सीरीज़, ये हार्मोनिक सीरीज़ है, सब लोग इसको जानते हैं। यू नो ये क्या थी, ये थी 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1, ये वाली सीरीज़ हम जानते हैं इसको, हमने FSC में भी पढ़ा था इसको, ठीक है, BSc में भी इसको पढ़ा है। हम जानते हैं ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट सीरीज है, यानी कि ये हार्मोनिक सम नहीं निकल सकता था। इसी वजह से हमें वहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं बना सके हार्मोनिक सीरीज़ में, जहाँ पे आपने अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ और हार्मोनिक सीरीज़ बना पढ़ी थी। तो ये सीरीज़ जो है चूँकि डाइवर्जेंट थी तो इसके सम के लिए फॉर्मूला नहीं बना पाए थे, राइट। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ आपको, तो सब लोग जानते हैं। देखिए ये सीरीज़ क्या है, ये डाइवर्जेंट, लेकिन इसकी भी nth टर्म की लिमिट जीरो है। 1/n की लिमिट निकालेंगे वो तो जीरो है, तो इसका मतलब हमें ये जो थ्योरम है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स की हम बात नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे however the converse is not true in general, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई सीरीज, कोई nth टर्म जीरो हो जाती है, किसी सीरीज की nth टर्म की लिमिट जीरो हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं वो कन्वर्जेंट हो। however दिस मस्ट बी ट्रू, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर nth टर्म की लिमिट लाजमी जीरो होगी। आप ये भी कहेंगे कोई सीरीज कन्वर्जेंट है और उसकी nth टर्म की लिमिट जो है वो 5 निकाल दें, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द केस इन फैक्ट। तो अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर उसकी nth टर्म की लिमिट जो है वो लाजमी जीरो होगी। यहाँ पे चूंकि k दिया आपने एक है, तो kth टर्म की सीरीज जो है वो लिमिट जो है उसके ऊपर लगाएंगे जीरो होगी। ओके, अब देखिए इसका प्रूफ बड़ा आसान है, प्रूफ इज सो सिंपल। वी नो, ये आप खुद कीजिए, मैं जस्ट हिंट देने लगा हूं कि अगर SK + 1 में से SK को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मुझे लगता है SK में से SK - 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो A क्या है। SK क्या था, वेयर SK इज द kth पार्शियल सम, क्योंकि SK था आपका, जरा देखिए, ये था A1 + A2 + 1 + AK - 1 + AK, और SK - 1 क्या था, A1 + A2 + 1 + AK - 1। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये भी कैंसिल, ये भी सारे कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा। तो इसका मतलब SK - SK - 1 बराबर आ जाएगा AK। दिस इज वेरी सिंपल एंड सो इजी, राइट। ओके, तो अब आप देखिए, आप कह सकते हैं वेयर SK is the sequence of partial sums of the series
summation a k will sum on to infinity कि जो हमारा एस के जो है वो क्या है, पार्शियल सम है। अच्छा, अब आपको ये एक और मैंने सीक्वेंसेस में आपको ये बताया था, अब सीक्वेंस में चले जाइए। हमने कहा था कि अगर कोई सीक्वेंस की लिमिट एल है तो फिर उस सीक्वेंस की हर टेल की लिमिट भी एल होगी। मतलब मैंने ये कहा था कि अगर कोई सीक्वेंस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए के जो है अगर वो एल है तो फिर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए के प्लस वन ये भी एल होगा। यानी कि अगर पहली कुछ टर्म छोड़ देते हैं ये थोड़ा और पीछे से आ जाते हैं तो टर्म्स तो जानी उसी लाइन पे है, उसी स्टेप में जानी है, उसी लाइन पे सीधी लाइन पे जाके कन्वर्जेंस अटेन होनी है। लिहाजा अगर कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जिंग टू एल है, तो फिर ए के प्लस वन भी कन्वर्जिंग टू एल होगा। एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के टेंस टू इन्फिनिटी ए के माइनस वन ये भी एल होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, यहाँ से मैं तो ये कहूँगा कि लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी ए के प्लस पी ये भी एल होगा। बेशक आप पी कुछ ऐड कर दें या पी प्लस माइनस भी कर दें, के प्लस पी भी एल होगा और के माइनस पी भी अगर ए के एल होगा। मतलब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बल्कि यूनिशन प्रॉपर्टी को भी याद कीजिए कि a sequence is convergent if and only if its every subsequence is convergent and converging to the same limit, right? तो इसलिए अब वो ए के प्लस पी लिखें, ए के माइनस पी लिखें, वॉट एवर यू वन राइट यू कैन, वो कन्वर्जेंट होगा, उस लिमिट को कन्वर्ज करेगा। सो दादा जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये जीरो हो जाएगा। अब आप सपोज कर लेंगे सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट एल होगी, अगर उसकी लिमिट एल है तो इसकी लिमिट भी एल होगी। लिहाजा यहाँ पे दोनों साइड पे लिमिट लगाएंगे, एल माइनस एल जीरो, इसकी लिमिट जीरो आ गई। ठीक है, नाउ सिंस summation ए के is convergent, so Sn Sk the sequence of partial sums must be convergent। ठीक है, इसको नंबर वन कह लें, इसको नंबर वन कह लें, तो वन में आके बात करेंगे दोबारा। ठीक है, so let limit k tends to infinity sk is equal to L, then limit k tends to infinity sk minus 1 ये भी L होगा। hence by 1 we have, आप दोनों साइड पे लिमिट लें और सीधा लिख दें बस, we have limit k tends to infinity ak is equal to 0, ak is equal to 0, क्योंकि इधर भी लिमिट ली उधर भी ली तो ये L माइनस एल आंसर 0 आ जाएगा। अब जी काउंटर एग्जाम्पल दीजिए कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, ओके, remark the converse of above theorem is not true in general। यानी कि जो अब जो हमने थ्योरम डिस्कस किया है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट लाजमी ज़ीरो होगी, तो कन्वर्स में अगर लिमिट ज़ीरो है तो सीरीज का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं। ठीक है जी, चलिए हम इसको देख सकते हैं। ठीक है,
हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और हम प्रूव कर देते हैं कि देखिए जी ये जो है ये सीरीज़ जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। सो इसके लिए इसको जो एग्ज़ाम्पल होती है उसको काउंटर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। लेट summation 1 over k varies from 1 to infinity be a harmonic series here limit k tends to infinity 1 over k is equal to 0। पहली बात आपको ये बता दें कि लिमिट 0 है, बट वी शो डैट द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। यानी कि अगर लिमिट 0 है तो सीरीज का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं। ये हम आम पूछ लेते हैं, अच्छा बताओ जी सीरीज की कन्वर्जेंस की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अब बताइए कोई सीरीज ऐसी बताइए जिसकी लिमिट 0 है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है। क्या अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट 0 होगी या नहीं होगी? तो ये अगर बेसिक आइडियाज़ जो हैं, बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर होगी तो अब ये बातें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मैं आपकी बेस बनाना चाहता हूँ। आगे स्पीड तेज़ भी हो जाएगी लेकिन ये बेस बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम अब प्रूव कर देते हैं कि ये जो 1 over k की सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। But we will show that summation 1 over k is divergent। देखिए इसको शो करने के कई तरीके हैं, लेकिन अब चूंकि अभी हमने कोई टेस्ट नहीं पढ़ा तो मैं विदाउट टेस्ट इसको प्रूव करूंगा। ओके, कैसे? आप देखिए कि S21 लीजिए, इसका पार्शियल सम बनाइए। S21 यानी कि S2 ही बनेगा ना, S21 2 ही बनेगा। 1 + 1/2 फर्स्ट 2 टर्म का सम, ठीक है। और S2 स्क्वायर बेसिकली S2 पावर 2 स्क्वायर S4 बन रहा है। क्या बन रहा है? S4। मैं एक सब सीक्वेंस जनरेट करूंगा और मैं साबित कर दूंगा कि सब सीक्वेंस अनबाउंडेड है। अगर सब सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो सीक्वेंस खुद से भी अनबाउंडेड होगा, ठीक है। सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो वो डाइवर्जेंट होगा। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, ठीक है, तो फिर अनबाउंडेड है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का सब सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अनबाउंडेड है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अनबाउंडेड है तो ये डाइवर्जेंट है, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। दिस इज द वे, ये हमारा रास्ता है। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्रूव दैट इट इज अनबाउंडेड, यानी कि सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज अनबाउंडेड। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की सब सीक्वेंस अनबाउंडेड होगी तो वो खुद से भी अनबाउंडेड होगा, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, 4 टर्म्स का सम। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2। ये बड़ा आसान है। मतलब मैंने इस टर्म को अगर इस टर्म से कंपेयर करना होगा तो चूंकि 3 जो है 1/3 की जगह पे हमने 1/2 लगा दिया, ठीक है। तो अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो 1/3 जो है वो लेस देन 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इज दैट क्लियर? अच्छा, नहीं 1/2 को नहीं हमने छेड़ा हम इसको 1/4 कर रहे हैं, इसको 1/4 1/4। अब देखिए 3 चूंकि लेस देन 4 है, 3 चूंकि लेस देन 4 है तो 1/3 जो है लेस देन 1/3 ग्रेटर देन 1/4 हो जाएगा। तो जहाँ पे 1/3 था वहाँ पे हमने 1/4 यूज कर लिया, 1/3 की जगह 1/4 यूज कर लिया बस। बाकी इसको भी नहीं छेड़ा हमने, इसको भी नहीं छेड़ा, ठीक है। 1/4 भी वैसे ही है,
सिर्फ हमने इस 1/3 की जगह पे 1/4 यूज किया है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, चूंकि हमने प्रूव कर दिया कि 1/3 ग्रेटर देन 1/4 है। तो 1/3 चूंकि ग्रेटर देन 1/4 है, इससे हमने छोटा नंबर यूज किया तो दैट्स वाई ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं, इस सारे को जब आप ऐड करेंगे तो इसको 1 + 2/2 कह सकते हैं। 2/2, 1 + 2/2, चूंकि ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2, 1 + 2/2, ये ग्रेटर देन 1 + 2/2 हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। s2 जो था वो 1 वो इज इक्वल 1 + 1/2, ठीक है, और s2² 1 + 2/2, राइट, ग्रेटर देन भी है बीच में। अब s2³ दैट इज s8, जब s8 की बात करेंगे तो ये बनेगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 1/6 1/7 1/8। इसको हम लैदा कर देते हैं, इसको हम लैदा कर लेते हैं। तो ये तो हमने पहले प्रूव कर लिया ग्रेटर देन 1 + 2/2 है, तो उसकी जगह हम वो लगा सकते हैं, दिस इज, ये चूंकि ये ग्रेटर देन 1 + 2/2 तो प्रूव कर दिया हमने इतना हिस्सा 1 + 2/2। और इधर आप देखें इधर 1/5 है तो इसकी जगह 1/8 यूज कर लें, यानी कि +1/8 1/8 1/8 1/8। यहाँ भी वही है कि यहाँ पे आपका जो था 1/5 था, तो 1/5 की जगह 1/8 यूज कर रहे हैं, यानी कि आप देखिए कि 5 < 8 था तो 1/5 ग्रेटर देन 1/8 आ जाएगा, यानी कि 1/5 भी ग्रेटर देन 1/8 है। और ये जो है ये ऑलरेडी ग्रेटर देन दिस है, तो ये ग्रेटर देन की इनक्वालिटी रिटेन होगी। लेकिन ये 4/8 1/2 है और 2/2 ये भी है, 2 + 1 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, ये सारा मिल मिला के हो जाएगा 1 + 3/2 1 + 3/2, राइट, एंड सो फोर्थ। तो हमने क्या एस्टेब्लिश कर लिया, हमने देख लिया कि जो s2² है वो ग्रेटर देन 1 + 2/2 आ रहा है, जो s2³ है वो ग्रेटर देन 1 + 3/2 आ रहा है। इसका s2⁴ जो है वो ग्रेटर देन 1 + 4/2 आएगा, राइट, एंड चलते जाएं, जब आप चलते जाएंगे तो s2⁴k जो है वो ग्रेटर देन 1 + k/2 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 जब ये देखें ये ग्रेटर देन 1 + k/2 है, यानी कि ये एक नंबर आपका, अगर m आप नंबर इसको फिक्स करते तो इसकी वैल्यू से भी बड़ी आ रही है। ठीक है, इसका अंदर क्या है कि जो s2 के जो है वो अनबाउंडेड है। दिस शोज दैट अगर इसको आप इस नंबर को m फिक्स करते तो आपकी टर्म जो है उस m से भी बड़ी जा रही है, यानी कि जितना भी आप बड़ा नंबर करेंगे या सीक्वेंस चलती चलती उस नंबर से भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से के दिस शोज दैट द सबसीक्वेंस s2k is unbounded, hence sk is unbounded itself is unbounded as well। नहीं, यहाँ से आपने ये शो कर दिया कि जो हमारी सीक्वेंस s2k है वो अनबाउंडेड है। अगर वो अनबाउंडेड है उसका मतलब है जो sk है वो खुद से भी अनबाउंडेड है। अगर वो अनबाउंडेड है तो इट इज डाइवर्जेंट। दिस मीन्स दैट the sequence
partial sums of summation 1 over k varies from 1 to infinity is divergent। क्योंकि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था डाइवर्जेंट सीक्वेंस कौन से हैं और प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट कौन से हैं पिछले लेक्चर में, वो इसलिए ताकि थोड़ा सा आगे इसको मज़ीद कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सके। तो जो अनबाउंडेड है वो भी डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। सो इज डाइवर्जेंट, राइट, हेंस summation 1 over a k varies from 1 to infinity is divergent। अच्छा, हमने कहा था कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट है वही सीरीज का सम है, और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। तो नाउ यू हैव एन एग्जांपल ऑफ ए सीरीज हुज केथ टर्म जो है, जो ए के थी, उसकी लिमिट 0 है, लेकिन वो सीरीज जो है वो खुद से डाइवर्जेंट है, वो सीरीज खुद से डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होगी, इसका और भी एक प्रूफ किया जा सकता है। चलिए अभी इसी थ्योरम का एक बहुत ज़बरदस्त थ्योरम बन जाएगा, वो क्या है देखिए। इसी का जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी। आपने कहा है जी कि अगर सीरीज जो है समेशन ए के वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी कन्वर्जेंट है, देन लिमिट के टेंस टू इंफिनिटी ए के जो है वो 0 होगी। तो अभी इसके ऊपर यानी कि ये थी P इंप्लाई Q, P क्या था, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज कन्वर्जेंट SC, तो फिर क्या होगी, लिमिट 0 होगी LG, यानी कि ये आपका है। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 होगी, तो इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बनाइए। अगर लिमिट, इसको पहले लेके गए, इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव होती है नॉट Q इंप्लाई नॉट P, यानी कि अगर लिमिट 0 नहीं है तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, मींस डाइवर्जेंट है। सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। देखिए कितना जबरदस्त टेस्ट बना। हमने कॉन्ट्रापोजिटिव जो है उसको समझा था रियल एनालिसिस के चैप्टर 1 में कि कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, मेथड्स ऑफ प्रूफ का लेक्चर देखिए, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है। तो द कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, इफ लिमिट n tends to infinity a k is not equal to 0, then summation a k varies from 1 to infinity is divergent। ले जी, ये हमारा पहला टेस्ट बन गया। इसको लोग एंगस्ट्रॉम टेस्ट भी कहते हैं या डाइवर्जेंस टेस्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस टेस्ट। तो इसका जब प्रूफ करना है तो आप लिखिए इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इज, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट 0, तो पिछले थ्योरम का प्रूफ ही दीजिए, इसका प्रूफ हो जाएगा। यानी कि इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट पिछला थ्योरम बन जाएगा, क्योंकि ये उसी की दूसरी स्टेटमेंट है, उसी की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। इट्स नॉट अ न्यू स्टेटमेंट, इट्स एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट, राइट, ओके। तो ये अब लेकिन एप्लीकेशन के एतबार से ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास कोई सीरीज़ है और उसकी लिमिट जो है वो नॉन ज़ीरो आ रही है, तो आप झट से कहिए कि ये जी लिमिट जो है ये जो सीरीज़ है डाइवर्जेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे ये कह दें कि समेशन 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट, ये सीरीज n इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, आपसे कहते हैं कि भाई इसकी आप क्या करें, आप चेक करें वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो देखिए आप इसकी लिमिट निकालिए, जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो मैं तो जस्ट इसकी लिमिट कैलकुलेट करूंगा। फिर लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 स्क्वायर रूट क्या है जी, जब इसमें इन्फिनिटी प्लस 0, दिस इज 1 प्लस 1 ओवर 0, दिस इज 1 विच इज नॉट 0, नॉन जीरो। बेशक इन्फिनिटी भी आ जाए आंसर, वो भी नॉन जीरो के खाते में आएगी। अगर आपकी लिमिट इन्फिनिटी भी आ जाए वो नॉन जीरो के खाते में आएगी, माइनस इन्फिनिटी आ जाए वो भी नॉन जीरो के खाते में आएगी। हमने तो जस्ट ये कहा है कि अगर लिमिट नॉन जीरो है, अदर देन जीरो है, जीरो के अलावा है, तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अब नॉन जीरो में जो मर्जी आंसर आए, ठीक है, इन्फिनिटी आ जाए, माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या कोई नंबर आ जाए, तो हम कहेंगे सीरीज डाइवर्जेंट, ठीक है। सो दिस लिमिट ऑफ दिस, इसको ए एन कह लें। अगर हम इसको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन कह लें, ये ए एन बन गया आपका। तो ए एन जो है लिमिट ऑफ दिस इज नॉन जीरो, 1 आ गई, तो 1 नॉन जीरो है, लिहाजा हेंस दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब यू कैन नेवर फाइंड इट्स सम, इसका आंसर नहीं निकाल सकते, ज़रूरत नहीं आपको काम करने की। आप करना चाहते तो कीजिए, ट्राई कीजिए, नई रिसर्च कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेकिन हमारा दावा है हम अपने टेस्ट पे ट्रस्ट करेंगे, हम अपनी थ्योरी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। वी नो दैट दिस इज डाइवर्जेंट, दिस मीन्स दैट वी कैन नेवर फाइंड दिस सम, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जी आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, प्लीज़ इसको गौर से सुनिए और इसको अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है थोड़ी सी हम स्पीड बनाएंगे। और ये हमने बेस आज बना दी है आपकी कि सीरीज़ होती क्या है और सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है, सीरीज़ में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, काम क्या करना है, और इसमें जो लोगों ने काम किया उनका मैसेज क्या है, राइट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।